हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस के बारे में। इससे पहले में हमने पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा हमने कोलरास लॉ को डिस्कस किया था, कैसे वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वर्क करता है। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज और करेंगे। वहाँ पर जस्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज उसी के ऊपर काम करते हुए हम आगे की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। क्या चीज? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को आप लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हो। किससे करते हो? लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टेंस हो, जब आप जितना उसको डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, तो 1 सेंटीमीटर जो क्यूब आपका एरिया होता है, उसमें से क्या होता है, वो डाइल्यूशन जो आयंस होते हैं दूर दूर हो जाते हैं। तो आप एक फिक्स एरिया के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को देखते हो। तो बेटा क्या होता है कि आपके पास जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम के होती है। जितना ज्यादा आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे उतनी ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? आपके पास कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, चाहे वो मोलर कंडक्टेंस का केस हो चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का केस हो। मैंने इन दोनों में इसलिए लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपके सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन आया है, उसने पूछा है थ्योरेटिकली क्वेश्चन में कि मोलर कंडक्टेंस का और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट होता है। तो आप सिंपल सी थ्योरी बताओगे कि वो डाइल्यूशन करने पर वे क्या होते हैं? इंक्रीज होता है। कंडक्टेंस क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। कैसे होती है वो चीज हम देखेंगे। आपने एक चीज और देखी थी कि जब हम एक बात करते हैं, ये कल मैंने बताया भी था आपको डायग्राम में, जब हमने डी बाय कल जो उनसे अगर इक्वेशन होती है उससे पढ़ा था कि अपने पास मोलर कंडक्टेंस और कंसेंट्रेशन वर्सेस ग्राफ में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज तो होंगे, क्या होगा, वो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा थी और इस तरफ चलते रहते तो स्ट्रॉन्ग कम तो होंगे। क्योंकि देखो ब्रेकडाउन तो मैंने कल भी पिछले लेक्चर में बताया था कि स्ट्रॉन्ग भी ब्रेक होंगे और होंगे वीक भी ब्रेक, पर स्ट्रॉन्ग इतने ज्यादा ब्रेक होते हैं, ठीक है, कि वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। हम ये बात बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो अगर एक एरिया के अंदर निकालते हैं, एक फिक्स एरिया के अंदर की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग की कहीं ना कहीं अमाउंट ज्यादा मिल जाती है, बट वीक की कम मिलती है, कंसंट्रेशन कम मिलती है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कहता है कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूशन मींस कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना। ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना। मान लिया, फिर से हमने लास्ट लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस किया था कि इस एरिया के अंदर अगर हम निकालते हैं, सपोज कर लो इस एरिया के अंदर निकालते हैं, अब यहां पर कंसंट्रेशन पहले ज्यादा थी, अब आपने इसमें पानी को ऐड करना स्टार्ट किया तो ये डाइल्यूट होना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन थी वो मोर थी, ज्यादा कंसंट्रेशन थी। अब जैसे पानी डाला तो जहां पर जो आयंस थे वे कहां चले गए? दूर दूर भाग गए, तो वे दूर दूर भाग जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से वे आयंस दूर दूर हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर एरिया में आयंस कम हो जाएंगी, इस पर्टिकुलर एरिया में आयंस कम हो जाएंगी। कम होने का ही मतलब क्या है कि आपके पास जो डाइल्यूशन के साथ जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, और अगर मैं मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करता हूं, वो डाइल्यूशन के साथ क्या हो जाती है? अब इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज से आप समझ सकते हो। दूसरा, कंसंट्रेशन, अब यहां से एक आपके पास वैल्यू है, जैसे कि आपके पास एक तो कंसंट्रेशन किसी फिक्स एरिया पर, ठीक है, जब स्टार्टिंग में बात की हमने। दूसरा, जब आप वो बराबर हो जाती है, कब किसके बराबर की बात कर रहा है? यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम। ये नोट का मतलब क्या है यहाँ पर? कि यहाँ पर इस डिग्री लगा सकते हो, इस पॉइंट को बोल सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर कई बार आपको बुक के अंदर इनफाइनाइट का भी साइन मिलेगा और कई बार इस तरह से भी आपको साइन मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितनी मोलर कंडक्टेंस की बात करेगा, या फिर इसको लिमिटिंग कंडक्टेंस भी बोलते हैं। लिमिटिंग कंडक्टेंस बोलते हैं बेटा। अब लिमिटिंग कंडक्टेंस, इस वर्ड
का भी बहुत ज्यादा यूज किया गया है। जब क्वेश्चन देता तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना बोलकर वो कई बार क्या बोलता है कि आपके पास क्या है वर्ड लिमिटिंग कंडक्टेंस है। तो लिमिटिंग कंडक्टेंस का मतलब ही क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, हमने इसके ऊपर क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। लिमिट कंसंट्रेशन से लेकर 0 तक। अब यहाँ से कंसंट्रेशन से 0 का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन से 0 का मतलब है कि कंसंट्रेशन 0 हो जाने का मतलब कि आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है। तो वही चीज है कि आपकी कंसंट्रेशन पहले ज्यादा थी और जब आपने उसमें पानी ऐड कर दिया तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। अब इस चीज को समझने के लिए आपको क्या ध्यान रखना बेटा कि लिमिटिंग वैल्यू इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कैलकुलेट कर सकते हो आप किससे, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कोलरास लॉ। ये कोलरास लॉ जो कि हम बार बार डिस्कस करते हैं, अब उसको इनडायरेक्ट मेथड है। कोई इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये कि हम कोलरास लॉ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो चीज हम देखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अब कहता है कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कोलरास लॉ, अब इससे आगे हम कोलरास लॉ को, हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया, कोलरास लॉ ये बताता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपके ऊपर जो कंसंट्रेशन के ऊपर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस के ऊपर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, तो कंसंट्रेशन बढ़ती है घटती है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये ग्राफ। अब कहता है कि एज इंक्रीज, जैसे ही हम क्या करते हैं मोलर कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, किसको बेटा, मोलर कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पर एज इंक्रीज द मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है ऑन डाइल्यूशन। अब देखो डाइल्यूशन होने पर कंडक्टेंस का इंक्रीज हो जाना इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे, इज ओनली ड्यू टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसकी वजह से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, ब्रेकडाउन होना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, ब्रेकडाउन होना। वो कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया मींस कंसंट्रेशन 0 कर दी। अब कंडक्टेंस क्या था अपने पास, हमने पढ़ा था, कंडक्टेंस था कितने कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, वही था ना, जितने ज्यादा आयंस में ब्रेक होगा कंडक्टेंस उतनी ज्यादा थी अपने पास। अब डाइल्यूशन हो गया तो आयंस दूर दूर भाग गए, तो उसकी बात करता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन 0 हो गई। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वो यूनिटी बन जाता है। इसके बारे में था ये। तो जस्ट ये मोलर कंडक्टेंस का था, किस तरह से इफेक्ट करता है। तो मोलर कंडक्टेंस के बेस पर आप एक तो ये इंपॉर्टेंट याद रखोगे, दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा जो याद रखने की चीज है, एक ये ग्राफ तो बार बार यूज होगा ही, एक ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, तो ये चीज आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। तो इन 3 पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो ये था, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसको उतारिए। अब हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसकी बार बार बात हो रही थी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, क्या किस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी का हाई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हाई है, वीक का कम है, क्या चीज़ थी वो, इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हो रही थी, जिसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते बेटा। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कि आपके रिएक्टेंट के अंदर कितने मोल्स हैं, और डिसोसिएट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, और वे कितने में डिसोशिएट हो रहे हैं, जो मोल्स आपके पास रिएक्टेंट में वे कितने में डिसोशिएट हुए। सपोज आपके पास यहाँ पर एक NaCl है, यहाँ से जो ये डिसोशिएट हुआ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हुआ, 1 मोल 1 में ही डिसोशिएट हुआ, ठीक है। तो कहता है कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोशिएट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो आयंस होने चाहिए कितने में होने चाहिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में। जो यहाँ पर आपके आयंस बनेंगे कितने में बनेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में बनेंगे। दैट इज 1 मोलर कंसंट्रेशन, और वहां पर कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ कितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं रिएक्टेंट के ब्रेक होने के बाद, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास होता क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस हो रही, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये कैसे निकलता है, ये आपके पास जो अल्फा होता है ये हो सकता है 0 से ज्यादा हो या इक्वल है, और ये 0 से अल्फा ये क्या होता है, ये कम भी हो सकता है और
ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम ये बात कहेंगे कि 0 पर कब होता है और 1 के इक्वल कब होता है, वो चीज़ हम बात करेंगे। ठीक है, कैसे होता है वो चीज़ देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि अपने पास मोलर कंडक्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। अगर ये चीज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने ब्रेक होंगे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी ऑब्वियस सी बात है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कि वहां पर भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और दोनों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और ये स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी उसके ऊपर है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अपने पास वैल्यू मिलती है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस अपॉन में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और अल्फा अपॉन अल्फा डैश मान लेता हूँ मैं, इसको अल्फा डैश मान लेता हूँ। अब ये तो अल्फा की वैल्यू तो हमेशा ही वही रहेगी भाई, ब्रेक होने हैं, ठीक है, 1 मोल कंसंट्रेशन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वो कितने डिसोशिएट होंगे, तो अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, इसलिए हम इस कंप्लीट को एक अल्फा ही मान लेते हैं, अपने पास ये वैल्यू आ जाती है, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अपने पास क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और हमने एक चीज है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा इज इक्वल टू 1। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो आपके आयंस होंगे वे पूरी तरह डिसोशिएट हो जाएंगे और वे दूर दूर भाग जाएंगे, ठीक है, तो सब कुछ वहां से डिसोसिएशन में आ जाएगा, तो सब कुछ आयंस का ब्रेकडाउन हो जाना, दूर दूर चले जाना, टोटल नंबर में उसका डिसोशिएट हो जाना, ये अपने पास क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। हम ये बात बोल सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको डायग्राम, तो हमने पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया था, कोलरास लॉ या फिर इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बोलते हैं। कोलरास लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंटली कुछ एक आयंस होंगे, वे इंडिपेंडेंट माइग्रेट कब कर सकते हैं, माइग्रेशन, वे घूमेंगे दौड़ेंगे, ठीक है, कहां पर, सॉल्यूशन के अंदर। कब ऐसा हो सकता है बेटा, वो तब हो सकता है जब हम उसको ज्यादा डाइल्यूट कर दें, तभी ऐसी चीज हो सकती है ना। देखते हैं, इट इज स्टेट दैट, ये क्या बताता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, जब डिसोसिएशन होना होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज आपके पास ये हमने इलेक्ट्रोलाइट ही लिया था, या फिर मैं CH3COH ले लेता हूं। CH3COH किस में ब्रेक होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान लिया, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। कहता है कि when the dissociation of electrolyte is complete, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया और इंटरआयनिक इफेक्ट इज डिसअपियर। तो ये कब होता है, जब इनके बीच का जो ये तो अच्छे से टूट जाए, टूटेंगे कब, जब इनके बीच का जो अट्रैक्शन था वो खत्म हो जाए, तभी हम इसको टूटा हुआ मानेंगे, ठीक है। तो ये यही बात कहता है कि जो डिसअपियर हो जाए, इनका जो अट्रैक्शन था, जो इंटरआयनिक इफेक्ट था, वो इफेक्ट कम हो जाए, जिसकी वजह से एक दूसरे के नजदीक ना आए। जब बिल्कुल नजदीक, जब दूर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, इनका जो अट्रैक्शन था वो कम हो जाएगा तो ये कहीं पे भी भाग सकते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो कहीं पे भी भाग सकते हैं, अलग अलग होने के बाद भागना आसान है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि उनके बीच में गैप ज्यादा हो गया तो कहीं पर भी भाग सकते हैं बिटवीन द टू आयंस में। तो ईच आयंस माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, फिर हर कोई आजाद है, ठीक है, आजादी से घूमेगा, तो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे, कंट्रीब्यूट इन द टोटल मोलर ऑफ कंडक्टेंस, और वे टोटल मोलर ऑफ कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आपके पास क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस। जो मोलर कंडक्टेंस हर एक आयन की होगी उसके सम के बराबर होगा। कैसे, मान लिया मैं इसका निकालता हूं, इसकी मेरे को मोलर कंडक्टेंस निकालनी किसकी, CH3COH की, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COH, ठीक है, इसकी मोलर कंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगी, यहाँ पर इसको आप इसी तरह से भी दिखा सकते हो, कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, CH3COH का, प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, H पॉजिटिव का, ठीक है, CO नेगेटिव और H पॉजिटिव का। इस तरह से आप बता सकते हो, इन दोनों के सम के बराबर होगी इसकी टोटल मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये था अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कोलरास लॉ, जो कि अपने को बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में। तो ये था, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर चलते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को देखते हैं, एक बार उतारिए, ठीक है।
या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से उतार सकते हो। आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, बेटा दें, चलिए देखते हैं। अब आपको इस चीज को समझने की, अब तक जो भी गेम चल रहा था, क्या इसका मोलर कंडक्टेंस थी, किस तरह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ब्रेक हो रहा था, क्यों हो रहा था, अब न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कहता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, किस प्रकार से ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो सब चीजें आप न्यूमेरिकल पोर्शन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे बात करता है। अपने पास जब गिवन है कुछ इसी तरह की कोई स्टेटमेंट, कैसी कि किसी ने इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात की है, मोलर कंडक्टेंस की, तो आप मोलर कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो चीज हम देखेंगे। यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, सिंपल सी थ्योरी है, उसके ऊपर वर्क करेंगे। कैसे, सपोज आपको गिवन है कैसे कि मोलर कंडक्टेंस, अब क्या बताती है, कोलरासला कहता है कि आपके पास एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगी, यही चीज थी। अभी हमने पढ़ा कि ये टोटल नंबर ऑफ आयंस के बराबर होगी, जो कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगी। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर टोटल नंबर ऑफ आयंस किस में होंगे, कोई पॉजिटिव में ब्रेक होगा, कोई नेगेटिव में ब्रेक होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होगा तो उसके लिए हम उसी तरह का साइन देंगे। तो आप लिखोगे कि मोलर कंडक्टेंस किसकी, पॉजिटिव आयंस की, मोलर कंडक्टेंस किसकी, पॉजिटिव आयंस की, प्लस मोलर कंडक्टेंस किसकी, नेगेटिव आयंस की। कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इसी चीज को आपकी बुक के अंदर हो सकता कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया हो, लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसकी जगह इस तरह से भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी हो सकता है पॉजिटिव आयंस के लिए, प्लस लैम्डा, ठीक है, नेगेटिव आयंस के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। कैसे होती है वो चीज देखेंगे। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं एक NaCl, किसका ले लिया मैंने, NaCl का एग्जांपल ले लिया। मैंने पहले ही बताया कैसे लिखना है। NaCl कैसे होगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, यही तो होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ये अपना एग्जांपल हो गया। अब इसको लिखने के लिए कैसे लिखोगे, लिखने के लिए आपके पास कुछ ऐसा लिखोगे कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी किसकी, NaCl की, हो गया। यही चीज इसको यहां पर आपको लिखनी है, मोलर कंडक्टेंस की यहां पर लिखना है। साथ के साथ आप यहां पर अगर M और लिख दो तो और ठीक हो जाएगा, पता भी लग जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। इज इक्वल टू, यहां पर भी सेम साइन, Na पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Na पॉजिटिव आयंस की, प्लस मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस किसकी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, Cl नेगेटिव आयंस के लिए। इस तरह से आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और भी चेंज मिल सकता है बुक के अंदर। थोड़ा सा चेंज क्या मिलेगा आपको बुक के अंदर, ये भी ठीक है, और बुक में कुछ ऐसा भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस था तो पॉजिटिव बार और Na पॉजिटिव, ऐसा भी आपको लिखा मिल सकता है, प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये भी लिखा आपको मिल सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है, ये भी चीज वही है और ये भी चीज वही है। ठीक है, वो यहाँ से आपको सामने वाले से पता लग जाएगा मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसकी, NaCl की। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई डाउट, और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, Na2SO4 का एग्जांपल ले लेते हैं, Na2SO4 का। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो एग्जांपल लिया हमने Na2SO4 किस में ब्रेक होगा, अगर मैं इसके रिएक्शन की बात कर लेता हूं पहले, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है,
सेम एज इट इज, जैसे ये चीज लिख रखी थी उसी प्रकार से आप इस चीज को भी रिप्रेजेंट करोगे। सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर आपने लिखा था, सेम एज इट इज यहाँ पर भी लिखोगे। जैसे Na पॉजिटिव लिखा था इसी प्रकार से 2Na पॉजिटिव लिखोगे। ठीक है, इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है आपको, सेम एज इट इज आपको लिखना चलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो चीज देखिए। अब वही चीज है, सेम एज इट इज लैम्डा m Na2SO4 कब होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बराबर होता है किसके, इसके। यहाँ पर 2 है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, लैम्डा प्लस के लिए यहाँ पर और 2Na पॉजिटिव प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नेगेटिव आयंस के लिए SO4 2 नेगेटिव। इसकी एक रिप्रेजेंटेशन और मिल सकती है आपको बुक में, 2 लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव प्लस, ये अलग अलग बुक में मिल सकती है भाई। ठीक है, माइनस SO4 2 नेगेटिव। ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको मिल सकती है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है इसका, Na2SO4। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आप इसको उतार सकते हो, अब आपकी नोटबुक में इसको उतारिए। ठीक है, कर लोगे, कोई डाउट, कर लोगे, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा यहां से आपके पास फार्मूला क्या बन जाता है वो चीज देख लेते हैं कि आपके पास क्या लिखा हुआ आपने, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू, इसको आप कैटायन बोल सकते हो, इसको आप एनायन बोल सकते हो। तो कैटायन और एनायन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप x लैम्डा m, ठीक है, किसके लिए, कैटायन के लिए, तो कैटायन लिख लो प्लस y ये जो x और y वैल्यू बोल रहा हूं जैसे ये मिली थी अपने को, जितने आयंस में ब्रेक होगा वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इनकी बहुत ज्यादा यूज रहेगा। तो y लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द एनायन। ठीक है, ये अपने पास फार्मूला तैयार हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कर लोगे, ठीक है, कोई डाउट। अब आपको एक चीज ध्यान क्या रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कभी आप इक्विवेलेंट, एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूं यहां से, जब भी कभी आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखो तो आप क्या करोगे, मान लिया मैं इसी को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करता हूं तो मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट Na2SO4 इज इक्वल टू, आपको ना ये जो स्टिचियोमेट्री है ना सामने, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ये यूज नहीं करनी है कभी भी। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिए, आपको इसका यूज नहीं करना। तो जस्ट आप यहां पर क्या लिखोगे, लैम्डा प्लस Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द नेगेटिव आयंस फॉर SO4 2 नेगेटिव। ये इस तरह से लिखो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था किसमें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में और किसके अंदर, आपके पास मोलर कंडक्टेंस के अंदर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु वो ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ में उसके मोल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है मोलर में। यहाँ पर वो इक्विवेलेंट वेट पर हमने बात की थी तो वो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट यहाँ पर देखिए मोलर की बात चल रही है, जब मोलर की बात चल रही तो मोल्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जो कि अपने को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं कितने मोल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी बात बोल सकते हैं कि इन मोल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, परंतु इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो आपके पास होता है वो मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज थी। तो यहां तक आपको कर लेना है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं किसके बेस पर, कुल रासला के बेस पर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ
के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। क्वेश्चन अपने पास था मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है अपने को एट इनफाइनाइट डायलेशन। कहता कि ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है किसके लिए, Na2SO4, K2SO4, HCl, KCl, HCl और HCON दे रखा है 300 केल्विन पर, और जो इनकी वैल्यू दे रखी है वो कितनी कितनी दे रखी है, कंडक्टेंस की आपके पास, कंडक्टिविटी आपके पास कितनी दे रखी है 300 केल्विन पर, 260 किसके लिए हो जाएगी, इसके लिए 308 किसके लिए, K2SO4 के लिए, और 150 इसके लिए, ठीक है। 426 हो जाएगा पर HCl के लिए, और HCON के लिए हो जाएगा 1057 पर मोल, ठीक है, पर मीटर और पर मोल स्केल, ये अपने पास हो जाएगा। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इससे पहले थोड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। सपोज मान लीजिए अपने पास कोई क्वेश्चन है कि मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है, और गिवन है क्या क्या, NaCl के लिए गिवन है, NaCl के लिए वैल्यू गिवन है, मान लीजिए आपके पास है 12.7 यूनिट, यही रहेगी सभी में, ठीक है। दूसरा आपके पास NaI के लिए है, NaI के लिए मान लेते हैं वैल्यू कितनी है 10.8, और थर्ड आपके लिए RBI के लिए है, RBI के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, 9.1 है जो कि गिवन अपने को, ये वैल्यू अपने को गिवन है, और कैलकुलेट करनी अपने को कितनी के लिए, RBCL के लिए कैलकुलेट करनी है, ये अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखते हैं हम क्या चीज कह रहा है, कैसे कह रहा है। ये वैल्यू अपने पास गिवन और कहता है इसके लिए, देखिए कैसे क्या हो सकता है। अपने को क्या बनाना है, RBCL क्या बन सकता है, अगर मैं RBCL की रिएक्शन लिखूं तो RB पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यही होगा। अपने को ये दो आयंस चाहिए जिनकी अपने को मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डायलेशन, और इनसे निकालनी है, वो चीज भी अपने को देखनी है। तो कब निकल सकती है, अपने पास ये वैल्यू आनी चाहिए, ये कब आ सकता है, RB ढूंढना कहां पर है, यहां पर है, Cl कहां पर है, यहां पर है। मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास मिल जाएगा, देखिए कैसे है। अगर मैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को ऐड करता हूं प्लस किसके साथ, RB पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव के साथ, यही होगा। मैंने इनको ऐड कर दिया, और मैं अगर इनमें से माइनस कर देता हूं किसको, Na पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव को, ऐसा ही होगा। तो मेरे पास यही बचेगा, देखना है जरा, यहां से क्या था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां से प्लस, यही था अपने पास। अब साथ में क्या कर सकते हो, आपको पास क्या मिला है, RB पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव माइनस Na पॉजिटिव माइनस I नेगेटिव, यही है। Na पॉजिटिव से ये Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, इस I नेगेटिव से यह I नेगेटिव कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, RB प्लस Cl नेगेटिव, RBCl, यही चीज अपने को कैलकुलेट करनी थी। तो सेम एज इट इज इसी के बेस पर काम करते हुए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी को तो ऐड करेंगे, मींस 12.7 प्लस 9.1, और इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 10.8, इसको आप ऐड करोगे कितनी वैल्यू मिलेगी, 8, 11 एंड 2, 21.8 माइनस 10.8, कितनी मिल गई आपको, 11। आपके पास 11 C1 पर मीटर पर मोल स्क्वायर आपकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी मिल जाएगी, RBCl, ठीक है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये अपना आंसर हो जाएगा।
अब इसी के बेस पर आपको ये चीज समझ में आ गई, सिंपल सा था। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तब तक एक बार इसको उतार लीजिए। हो गया। अब देखें, चलिए अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को इस तरफ चलते हैं। क्या मिला अपने को, बिल्कुल बारीकी से करना। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो सिंपल सिंपल से तो बाकी हो ही जाएंगे। हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे इसमें। देखिए कुछ एक वैल्यू गिवन थी अपने पास, इन्हीं से अपने को बनाना क्या है, ये बनाना है। पहले तो ECO लिखिए, HCOH को लिखिए। ये किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव टू H पॉजिटिव लिखिए इसको, प्लस COO टू नेगेटिव लिखिए। ठीक है, AC में ब्रेक हो जाएगा। एक आंच से काम चला लें। चलिए एक बार एक ही आंच को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं। HCOO नेगेटिव यहां से निकल गया, एक बार एक ही निकालते हैं। ठीक है, अपने को ये आयंस चाहिए, और कहां से चाहिए, इनमें से चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इक्वेशन लिखिए। Na2SO4 किस में ब्रेक होगा, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, फर्स्ट इक्वेशन। मैं इनको इस तरफ लिख लेता हूं क्योंकि जगह की कमी रहेगी। यहां पर लिख लेता हूं Na2SO4 क्या देगा अपने को, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी क्या अपने पास, K2SO4 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव लिख सकते हैं। तीसरी क्या है, KCl। क्या मैं KCl को K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव लिख लूं। नेक्स्ट क्या अपने पास, HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव लिख लें। नेक्स्ट क्या अपने पास, HCOONA। ठीक है, यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, Na पॉजिटिव और HCO नेगेटिव। Na पॉजिटिव प्लस HCOO नेगेटिव, ये लिख सकते हैं। इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन मान लेता हूं। अब देखना करना क्या है, उस चीज के ऊपर हम काम करेंगे। अपने को ये आयंस चाहिए और इनमें से चाहिए। ये आयंस जरा देखना कौन कौन से हैं। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा। काम आसान हो गया। अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को जोड़ दूं, ये तो अपने को कैंसिल करने हैं, Na और Cl। NaCl कहाँ है, Cl ये रहा, Na ये रहा। इनको माइनस कर दूं तो अपना काम चलना आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखते हैं, लिख लेते हैं एक बार। Na पॉजिटिव प्लस HCOO नेगेटिव, फर्स्ट ये तो मैं साथ के साथ नीचे भी लिख देता हूं। फिफ्थ प्लस 4 कर सकते हो बेटा, प्लस फोर्थ को लिखना H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हो गया अपने पास प्लस 4। इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं किसको, Na क्या से ब्रेक होगा, इससे। तो मैं इसको ले लेता हूं फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ऐसा ही होगा अपने पास। तो Na तो इससे कैंसिल हो जाएगा। SO4 कितना बच जाएगा अपने को, तो माइनस में लिख देता हूं 3 कर दिया हमने। 3 नहीं, फर्स्ट हो गया। Na का तो काम हो गया। बचा कौन, Cl। Cl को किससे काम चलेगा, KCl वाले से। तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसका भी काम चल गया। तो -3 ये इक्वेशन हो गई। बचा कौन, ये
इसको लिखोगे तो एक बार इसको करके देख लेते कितना अपने को मिला है। ये अपने पास माइनस में वैल्यू हो जाएगी और ये भी माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी तो ये भी माइनस में हो जाएगी। जरा देखना किससे कौन सा क्या कट रहा है। एन से ये 2 हो गए, इसका मतलब मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 यहां पर आ जाएगा और 2 यहां पर आ जाएगा। 2n पॉजिटिव से ये 2n पॉजिटिव कट गया। आप कर सकते हो ऐसे, इसको बैलेंस करने के लिए कर सकते हो। अब आपको Cl मिल गया यहां से पॉजिटिव और वो Cl नेगेटिव मिल गया। इसको अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो मैं इस 5th इक्वेशन के सामने भी 2 लिख देता हूं। इससे ये कट गया। अब अपने को तो ये तो चाहिए था, वो तो मिल गया यहां से। रह गया क्या, एक SO4 नेगेटिव का अपने पास, और इक्वेशन बचती है दूसरी, और K भी नेगेटिव अपने पास, तो दूसरी बचती है। अगर मैं दूसरी को ऐड कर दूं, +2 कर दूं, तो मेरा काम चल जाएगा। दूसरी को लिया हमने, +2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब क्या हुआ, SO4 नेगेटिव से SO4 नेगेटिव तो ब्रेक हो गया, कट गया। परंतु यहां पर अपने पास जो वैल्यू थी वो रह गई, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करना रह गया। अब यहां से अपने को काम करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा अपने को, कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, कौन सी को नहीं करना है। तो अपने पास वैल्यू मिल जाती है Cl। अगर मैं एक काम कर लूं, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2Cl कैंसिल, इसका भी काम चल गया, ये भी कैंसिल। इसका मतलब अपने को इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको करना नहीं है मल्टीप्लाई, 3 को करना मल्टीप्लाई और 4 को करना मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय 2 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब तो बस आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने के बाद तो अपने को मिल ही जाएगा। किस तरह से करना है वो चीज़ हम देख ही लेंगे अब तो, ठीक है। तो देखते हैं, वैल्यू को रख के देख लेते हैं कितनी कितनी वैल्यू मिली है, ठीक है। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। 5th को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5th इक्वेशन थी अपने पास ये, और इसकी वैल्यू थी अपने पास 105। 105 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4th इक्वेशन जो कि अपने पास है 426 माइनस फर्स्ट में तो किसी के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपने पास है 260 माइनस 3 इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 कंप्लीटली मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकेंड इक्वेशन में कौन है 308 मल्टीप्लाई बाय 2। एक बार इनकी वैल्यू को लिख लेते हैं, उस टोटल वैल्यू को लिख देता हूं। जब आप इसको तो मल्टीप्लाई करके ऐड और माइनस ही करना रह गया, तो आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 810। ये वैल्यू मिलेगी। ये किसके लिए मिलेगी आपको, जब हम इनके लिए निकाल रहे थे, क्योंकि अपने ये यहाँ इससे ये थे, ये बच जाते अपने पास। परंतु आपने देखा कि यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको भी और इसको भी। तो ये किसके लिए है, 2HCOH के लिए। अपने को तो एक के लिए निकालना है, एक के लिए निकालना तो ये डिवाइड में आ जाएगा,
तो इसीलिए अपने पास कितना मिल जाएगा, इससे इसको कैंसिल, तो 4 एंड 0 5, ये आपके पास आंसर मिल जाता 405 आपके लिए। किसके, कौन से आयंस के लिए, H पॉजिटिव और HCO नेगेटिव आयंस के लिए मिल जाता है। ठीक है, दिस इज फॉर द वन, आप मॉलिक्यूल्स के लिए बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल के लिए अपने पास ये वैल्यू मिलती है सीमन पर मीटर पर मोल स्क्वायर, ये अपने पास आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आज के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।